हेलो एंड वेलकम। सभी का स्वागत है एक प्रयास के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हम बैंक पेपर की सीरीज लेकर चल रहे हैं और इसमें मैं बात कर रहा हूं प्रीवियस ईयर पेपर की। हर बार ये बता रहा हूं कि प्रीवियस पेपर क्यों जरूरी है। आप पिछले सीरीज में भी ये बात सुनते होंगे, दोबारा दोहराता हूं कि अगर आप वाकई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपनी तैयारी को, जब हम तैयारी करते हैं, जब हम पढ़ते हैं तो बहुत फैला के पढ़ते हैं। ऐसा होगा तो क्या, वैसा होगा तो क्या, बट वो फैलाव कई बार आपके अंदर एक नेगेटिविटी देता है। लेकिन प्रीवियस पेपर ही एक ऐसा हिस्सा है जो आपके उन सारी जानकारियों में कुछ समेटता है और आपकी तैयारी को ये कॉन्फिडेंट देता है कि हाँ, हमने जो पढ़ा वो एग्जाम में कैसे आएगा। और इससे आप पेपर के स्ट्रेंथ को भी समझ सकते हैं कि करंट में पेपर क्या चल रहा है। अभी हम बैंकिंग एग्जाम में बात करें तो बैंकिंग एग्जाम के अंदर भी कई अलग अलग लेयर हैं। हम बात कर रहे हैं आरआरबी क्लर्क, तो इसका पेपर क्या आसान होगा, कितना आसान होता है, क्यों इसके कट ऑफ जाते हैं। जब हम आईबीपीएस पे जाएंगे तो वहां पर देखेंगे क्या बदलाव आता है, प्री का एग्जाम और मेंस के एग्जाम में क्या अंतर आता है। ये सारी समझ प्रीवियस ईयर के साथ ही आपकी, कहते हैं ना, सुदृढ़ होती है, पकड़ बनाती है। दैट्स वाई प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज बहुत जरूरी है। तो चलिए, ऑलरेडी इस पर बात हो चुकी है तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। आज हम बात कर रहे हैं बैंक सीरीज में प्रीवियस ईयर पेपर आरआरबी क्लर्क, जो बैंक के एग्जाम में सबसे आसान एग्जाम होता है। और बार बार दोहरा रहा हूं, इस एग्जाम में नॉलेज से ज्यादा स्पीड मैटर करती है कि आपको जो आता है वो कितनी स्पीड में आप कर पाते हैं। क्योंकि यहाँ का पेपर एज कंपेयर टू दूसरे एग्जाम बहुत आसान होता है। तो मैं आरआरबी क्लर्क की सीरीज में बात कर रहा हूं आज वो पेपर जो 13 अगस्त 2023 को शिफ्ट थर्ड में आया था। जैसे कि हमारे इस सीरीज की परंपरा है कि मैं चाहूंगा कि आप पेन और पेपर के साथ इस सीरीज को देखें। आप पेन और पेपर के साथ बैठें, वीडियो को पॉज करें, बनाएं और फिर बनाने के बाद अपने आंसर को मिलाएं। अगर नहीं आता तो समझें कि क्या समस्या आ रही है, और आता है तो अपने आंसर को मिलाकर आगे बढ़ें। और इस पूरे सीरीज की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। आप बाद में पीडीएफ के थ्रू भी आप आंसर रिकॉल कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए आज हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर सीरीज में। और आपके सामने पहला सवाल ये रहा और मैं आपको इसके लिए 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। जल्दी से सवाल बनाएंगे और फिर हम इस पर बात करेंगे। अच्छा हाँ, इसके अलावा भी इस केवल सवाल बनाना नहीं है, इसके बेस पर आपको 5 सवाल भी आते हैं। तो आपके पास वो 5 सवाल ये हैं। हाँ ठीक है, 5 सवाल। तो आप इसका भी आंसर लगाएं। तो पहले ये लगाया, फिर आगे बढ़ा के उसका आंसर लगाइए और फिर आंसर मिलाइए। तो चलिए, 1 मिनट का टाइम आपको दिया जा रहा है। चलिए देखते हैं आपका सवाल। आपने बना लिया होगा, आई होप सो। बहुत इजी पेपर होता है, फिर भी देखते हैं। बोला गया कि 8 लोग हैं, 8 पर्सन सिटिंग इन अ 2 पैरेलल रो। तो पैरेलल रो वाला सवाल है और बहुत इजी वाला होता है। ईच कंटेनिंग 4 प्लेयर, यानी कि ये ऐसा कि 4 प्लेयर हैं और 4 के फेस साउथ की ओर होंगे और 4 के फेस नॉर्थ की ओर होंगे। और जो रेगुलर बैंक एग्जाम दे रहे होंगे उनको ये सब बात देखते ही समझ में आती होगी। बोला गया कि इन रो 1
चार नाम बताए गए हैं, आर सिटिंग फेसिंग साउथ, यानी कि रो 1 में यानी कि क्यू आर टी ये सब जो लोग हैं वो साउथ हैं, और ए डी सी नहीं है, ये लोग नॉर्थ में, ध्यान रखते हैं इनका फेस नॉर्थ की ओर है, बट नॉट नेसेसरी सेम ऑर्डर, ईच प्लेयर सिटिंग। ठीक है, ये तो कहानियां हैं, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये कहानी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होती, और जो मेरे स्टूडेंट उनको ये बात पता है। तो चलिए सवाल यहां से देखें, ए सिट एनी वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, यानी कि ए अपने किनारों पर, यानी कि मेरे पास अगर कुर्सियों की बात करें तो ए किसी किनारे पर है, तो ए इज एट एंड। अभी लिखते हैं, टू प्लेयर सिट बिटवीन टी एंड वी, तो टी और वी के बीच दो प्लेयर हैं, यानी अंडरस्टूड है कि चार ही लोग होने हैं, तो टी और वी ऐसा, और ये पलट भी सकते हैं, रुकते हैं। हु का मतलब है वी, हु अपने बगल वाले के लिए आता है, और वी फेस वन हु इमीडिएट राइट ऑफ डी, वी उसके सामने फेस करके बैठा है जो डी के राइट में बैठा है। अंडरस्टूड है कि अगर वी यहां होता, इस साइड होता, तो इसके और डी लिखना पड़ता, और वो मेरे लिए संभव नहीं है क्योंकि चार ही लोग हैं, अगर इधर रखना पड़ेगा तो जगह नहीं बनेगी, और इससे मुझे सीट का स्ट्रक्चर मिल गया कि टी 1 2 के बाद ये वी, और यहां मेरे लिए डी, और चार चार कुर्सियां हैं, तो ये लाइन डन। एक किनारे पर है तो ए यहां या यहां, अभी मेरे माइंड में चल रहा है, रखते हैं। फिर बोला गया ई सेट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, तो डी यहां है और इसके लेफ्ट में ई, चलिए भाई आ गया। आर फेस द वन हु इज इमीडिएट राइट ऑफ ई, आर उसको फेस करके बैठा है जो ई के, हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ, एक मिनट, ई सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, आर फेस द वन, हाँ आर फेस द वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ ई, तो ई के राइट में कौन है, डी, और उसके सामने है आर, आर उसको फेस करके बैठा है जो ई के इमीडिएट राइट में है। चलिए भाई, द वन हु फेसिंग वी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए, माइंड में है कि ए किनारे में होगा, लेकिन जैसे ए के राइट में कोई ढूंढा जा रहा है तो ए के राइट, और थर्ड का मतलब बीच में दो, और बोला गया कि द वन हु इज फेसिंग वी, वी को जो फेस कर रहा है वो ए के राइट में थर्ड है। तो सवाल केवल रीड आउट करते ही आंसर आ जाना चाहिए, और ये बन गया मेरे पास, और मेरे पास एक नाम बचा हुआ है, ए बी बी बचा हुआ है, और यहां बचा हुआ है मेरे लिए क्यू, और मेरे लिए डायग्राम बहुत इजी है। अच्छा, मैं फिर से एक बात कहूंगा, ये मैं सीरीज चला ही रहा हूं अपने उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, केवल उनको पेपर की स्पीड की जरूरत है, तो इसलिए जितने आराम आराम से आपने क्लास में सीखा है उतने आराम से ये सीरीज नहीं है, यहाँ स्पीड एक्यूरेसी की बात होगी, पेपर की बात होगी, तो हम दोनों चीजों को लेंगे। फिर भी अगर स्पीड की वजह से कुछ डाउट रह गया हो, अगर आपको लगता है कि सर ये सवाल ऐसे नहीं वैसे कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर लिख सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। तो चलिए अभी अगर बात करें तो ये सवाल मेरे पास सॉल्व हो चुका है, इसके बेस पर जो 5 सवाल थे हम उसकी बात भी साथ साथ जल्दी से कर लेते हैं, फिर अगले सवाल पे चलेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी नहीं करना चाहता, आपका समय बहुत कीमती है, आप कम समय में ज्यादा प्रैक्टिस करें, ये मेरी इच्छा रहेगी हमेशा। पहला सवाल है, हु ऑन द फॉलोइंग फेस डी, कौन डी के सामने फेस करके बैठा है, तो आपका जवाब होगा सर आर है, और आर मेरे लिए ऑप्शन नंबर सी है, तो फर्स्ट का आंसर सी हो गया। यहां पर बोला गया 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 बिलोंग्स टू अ ग्रुप, एक तरीका होगा, कोई भी तरीका हो सकता है, 4 एक जैसे हैं, कोई एक उसमें से अलग है, ऑड वन आउट कहते हैं। तो यहां ऑड वन आउट के नाम पर टी मेरे लिए देखा जाए तो वो किनारे पर है, मेरे लिए ए एक किनारे पर है, बी भी किनारे पर, और वी भी, ई इकलौता है जो कहीं बीच में बैठा है, टी वी ए और बी, टी वी ए और बी ये किनारों पर वाले लोग हैं, तो मेरे लिए ई एक ऐसा है जो इसमें अलग ग्रुप के साथ कहलाएगा, यानी बाकी ग्रुप किनारों वाले ग्रुप है, कोने वाले ग्रुप है, एज वाले ग्रुप है, अंत वाले ग्रुप है। हु ऑन द फॉलोइंग फेस क्यू, क्यू के सामने कौन फेस है, तो जवाब आएगा ई, यानी ऑप्शन नंबर डी। आई होप सो, बहुत इजी सवाल है, आपको कोई दिक्कत इसमें होगी नहीं। क्यू की ओर फेस करके, ठीक है। हाउ मेनी प्लेयर सिट टू द राइट ऑफ ई, ई के राइट में कितने लोग हैं, तो आपका जवाब है डी और बी, और इसलिए 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा कथन सही है, आर इज सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, आर
टी के राइट में नहीं है, टी के लेफ्ट में कहलाएगा, क्योंकि जब ये साउथ की ओर होंगे तो ये लेफ्ट और ये राइट कहलाता है, और ये राइट और ये लेफ्ट कहलाता है। प्रैक्टिस कराई हुई है मैंने। टी इज फेसिंग बी और टी ए को फेस कर रहा है, यानी ये भी रॉन्ग है। बी सिट इमीडिएट राइट ऑफ डी और डी के इमीडिएट राइट में बी है, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो मुझे लगता है ये 5 सवाल मिनटों में बनने वाले हैं, प्रैक्टिस की जरूरत है। तो आई होप सो आसान था। अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए, अगला सवाल आपके पास है ब्लड रिलेशन का, और इसके बेस पर आपके पास 3 सवाल है। फिर से 1 मिनट आपको टाइम दिया जा रहा है। वीडियो को पॉज करिए, बनाइए और मिलाइए। सीरीज ही है प्रैक्टिस के लिए। चलिए, ठीक है। तो चलिए, नेक्स्ट सवाल है ब्लड रिलेशन का। देखें क्या कहता है ब्लड रिलेशन। सिंपल लाइन है, कार्तिक इज वाइफ ऑफ नीतीश। और यहां पर नाम के चक्कर में नहीं चलेंगे। कार्तिक सुनने में लगता है कि पुरुष है, बट यहां पर वाइफ है तो मतलब महिला है, तो लिखते हैं। तो कार्तिक इज अ वाइफ ऑफ नीतीश। तो कार्तिक वाइफ है, एक महिला है, तो नीतीश एक पुरुष है। और जहां भी महिला डिनोट करना होगा वहां माइनस, और क्योंकि हस्बैंड वाइफ है इनके लिए एक स्माइल कर्व। ठीक है। नीतीश इज ग्रैंडफादर ऑफ ऋषभ। तो नीतीश ग्रैंडफादर है, दादा है, तो 2 जनरेशन ऊपर होगा किससे? तो ऋषभ से। ठीक है। कार्तिक हैज ओनली 1 चाइल्ड, और ब्रैकेट में लिखा है सन। तो कार्तिक है, कार्तिक का हस्बैंड नीतीश, यानी कार्तिक का एक ही बेटा है, एक ही बच्चा है, और वो बेटा है इसलिए वो प्लस। हु इज, यानी ये आदमी मैरिड है, यानी उसका बेटा मैरिड है, तौसीफ चाइल्ड, यानी ये जो मैरिड है वो तौसीफ के बच्चे से मैरिड है। यानी ऐसा लेके चले अगर, 1 मिनट और इसी जगह आपके लिए बना लेता हूं। अब आपको समझने होगा। तौसीफ हैज ओनली, तौसीफ, इसकी शादी, बोला गया कि कार्तिक का जो एक बेटा है उसकी शादी तौसीफ के चाइल्ड से है, तो उसकी शादी तौसीफ के बच्चे से हुई है। ठीक है। तौसीफ हैज ओनली 2 चिल्ड्रन। तौसीफ को केवल 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। तो एक बेटी तो है, एक इसका बेटा भी आएगा। क्या नाम है बाद में देखेंगे। कृष्णा इज ग्रैंड डॉटर ऑफ तौसीफ। तो अभी ये नहीं पता कि तौसीफ की ग्रैंड डॉटर है तो वो इसकी बेटी है या इसकी बेटी, तो अभी लिख लेते हैं। और कृष्णा इज ग्रैंड डॉटर इज तौसीफ। और ये बात अभी प्लस माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन बेटा है कौन बेटी है, तो प्लस माइनस जरूर रखेंगे, नाम से यहां कंफ्यूजन हो जाएगी। वरुण इज ब्रदर इन लॉ ऑफ सन ऑफ तौसीफ। तौसीफ का जो बेटा है उसका ब्रदर इन लॉ है वरुण, तो तौसीफ का बेटा और इसका ब्रदर इन लॉ वरुण होने का मतलब इसकी बहन का हस्बैंड। तो वरुण यहां अगर लगा दूं तो तौसीफ के बेटे का ब्रदर इन लॉ, चूंकि तौसीफ को 2 ही बच्चे थे तो इकलौता यही पार्ट होगा, 2 भाई बहन है, और इसका हस्बैंड वरुण होगा, तभी वरुण तौसीफ के बेटे का ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। साहिल एंड राणा आर चिल्ड्रन ऑफ तौसीफ। अब यहां साहिल और राणा, लेकिन नाम से हम नहीं लिख सकते, लेकिन माइंड में रखते हैं कि यहां साहिल और राणा, और पलट भी सकता कौन
नहीं मालूम। रंजीत इज मैरिड टू सन ऑफ तौसिफ, तौसिफ के बेटे से किसकी शादी हुई है? तो रंजीत की। तो रंजीत इज मैरिड टू सन ऑफ तौसिफ। कृष्णा इज नीस ऑफ साहिल, तो कृष्णा साहिल की भतीजी है, एंड रंजीत की चाइल्ड है। तो रंजीत हमने यहां लिखा है, तो कृष्णा, और कृष्णा इज नीस ऑफ साहिल, और उससे पहले मालूम था साहिल और राणा तौसिफ के बच्चे हैं। तो साहिल की भतीजी है, तो साहिल यहां नहीं, तो साहिल यहां, और यहां आ जाएगा नाम राणा, क्योंकि ये बात हमें मालूम थी कि तौसिफ के दो बच्चे हैं साहिल और राणा। चूंकि कृष्णा भतीजी है साहिल की, तो वो राणा की ही बेटी होगी, और ये रंजीत की भी बेटी है। ये दोनों बातें बताई गई। और फिर बोला गया ओनली कंसीडर द गिवन पर्सन, आप नया नाम नहीं ला सकते, आपको इन्हीं के बीच रिलेशन ढूंढना है। खत्म। और जैसे ही आपने ये बात यूज की, आपका डायग्राम ये बन गया। मतलब बहुत मिनटों के अंदर आप ये 3 सवाल तुरंत बना सकते हैं। पहला सवाल है, हाउ इज रेशव रिलेटेड टू तौसिफ? तो तौसिफ से रेशव कैसे रिलेटेड है? कहने को तो इसके बेटी का ये बेटा हो सकता है और बेटी भी हो सकता है, क्योंकि यहां जेंडर हमने नहीं बताया, प्लस या माइनस क्लियर नहीं है। दैट्स वाई ये आंसर देते वक्त आपको ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर दोनों ऑप्शन है, तो यहां आपको लगाना पड़ेगा कैन नॉट बी डिटरमिन, बिकॉज बताने वाले का जेंडर नहीं पता, वो पुरुष है या महिला ये नहीं पता। तो दैट्स वाई यहां पर आप सवाल के अंदर देंगे ऑप्शन नंबर ई, डेटा इनएडिक्वेट, आंकड़े पर्याप्त है। नाम से यहां आप जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते। हाउ रंजीत रिलेटेड टू साहिल? तो रंजीत यहां है और साहिल यहां है, तो साहिल के भाई की पत्नी, भाई की पत्नी यानी सिस्टर इन लॉ, और ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। हाउ इज राणा रिलेटेड टू कृष्णा? कृष्णा यहां है और राणा यहां, तो राणा इज द फादर ऑफ कृष्णा, तो राणा इज द फादर ऑफ कृष्णा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप सो बहुत इजी होगा सवाल, और आप चिंता ना करें, ये सीरीज लंबी चलेगी। IBPS, SBI सभी पेपर आएंगे, तो हम सिस्टमैटिक चलेंगे। अभी RRB कलर चल रहा है, कुछ दिनों में मैं RRB PO भी साथ साथ लेकर चलूंगा, तो आप दोनों लेवल की तैयारी कर पाएंगे। और अब आपके पास एक सवाल है कोडेड इनइक्वालिटी, और जो मेरे स्टूडेंट हैं मुझे नहीं लगता कि उनको ऐसे सवालों में स्पीड या एक्यूरेसी की कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि मैंने बहुत आराम से कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ पढ़ाया है। बट चूंकि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर में कहा था वीडियो लंबी नहीं बनाऊंगा, प्रीवियस पेपर आपके पास बहुत जरूरी हिस्सा है, तो आप इस वीडियो के साथ प्रीवियस पेपर कंटिन्यू करिए। और आपके पास एक सवाल है, जल्दी से आंसर दीजिए। और अपने सजेशन को कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं, मैं कुछ आपका सजेशन सुनूंगा, पढ़ूंगा, देखूंगा, और उसमें कुछ भी इंप्रूवमेंट होगी मैं जरूर करूंगा। और कोई डाउट हो तो डेफिनेटली आप लिखिए, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 के साथ, जल्दी से बताइए। यहां पर जब आप सवाल बना रहे होंगे तो M और Q तक आपकी जर्नी चलेगी, यानी M से Q तक जाने में इतने ढक्कन हैं, तो केवल इक्वल की बात तो हम कर ही नहीं सकते, ये बात देखते के साथ कैंसिल। T और X का जब मामला आएगा तो T और X, T आपके लिए यहां है और X आपके लिए यहां है, और जब आप T से X की ओर चलना शुरू करेंगे तो यहां दिखा ढक्कन खुला खुला और यहां ढक्कन बंद, और मैंने बताया था कि अगर ढक्कन बंद हो जाए तो आप उसके बीच कोई रिलेशन डिफाइन नहीं कर सकते, यानी आप यहां पर उसका आंसर रॉन्ग लगाएंगे, और नाइदर 1 नॉर 2 फॉलो, यानी ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 10। जल्दी से, इन सब सवालों में कोई टाइम नहीं लगना चाहिए, और अब आपको समझ में आ रहा होगा क्यों RRB क्लर्क स्पीड की डिमांड करता है, ठीक है। चलिए, यहां बात करें तो यहां भी है S और Y, तो S और Y के नाम पर आप S से Y की ओर अगर अपनी जर्नी ले जाएं, तो S से Y की ओर अगर मैं चलूं तो S खुला खुला और Y, तो S की ओर खुला तो होगा, लेकिन हर जगह इक्वल अवेलेबल है, तो मेरे पास एक्चुअल में S और Y के बीच ऐसा रिलेशन होना चाहिए, केवल इकलौते रिलेशन को हम रॉन्ग कहेंगे। S और Y अगर इक्वल है तो भी रॉन्ग होगा, तो मुझे मालूम है कि S और Y के बीच ऐसा रिलेशन आना है कि या तो S की ओर ढक्कन खुला या बराबर, लोकल भाषा में कहे तो ग्रेटर देन S और इक्वल टू भी, तो मेरे पास अकेले अकेले दोनों गलत। तो मैंने बोला था
दो कंक्लूजन दोनों इंडिविजुअल रूप से रॉन्ग, दोनों के वेरिएबल सेम, अगर ऐसा हो जाए तो हम आइदर के बारे में सोचेंगे, और आइदर के लिए यहां रिलेशन बनाया है, इससे कंपैरिजन करेंगे तो बात आइदर की ही चलेगी, तो आंसर हो जाएगा आइदर 1 और 2, ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो नेक्स्ट सवाल, सेम कोडेड इनइक्वलिटी का मुफ्त के सवाल होते हैं, जल्दी से आंसर। डन, चलिए देखते हैं। आर और एफ, तो मेरे लिए आर यहां है और एफ यहां है, दिख गया कि ढक्कन पलट गए तो कैंसल, तो तुरंत घटाइए, आसान वाला है। डी एंड जे, तो डी और जे में भी आपके पास ढक्कन पलट गए, खत्म, और इसमें तो सोचना भी नहीं था, ऑप्शन नंबर ई। ढक्कन पलटने का मतलब बहुत आसान वाला ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ई दोनों रॉन्ग है। तो चलिए, आई होप सो दिख रहा होगा कि बहुत इजी सवाल है। हाँ, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। इसके बेस पर आमतौर पर 5 सवाल आते हैं, जब हम पीओ की तरफ जाएंगे, मेंस में जाएंगे, तो इसके सवाल बड़े अच्छे दिखते हैं। छोटे सवाल है, मैं स्ट्रेटजी की भी बात कर लूंगा थोड़ी सी, पहले एक बार ट्राई करिए फिर बात करते हैं। चलिए, इस सवाल की खास बात क्या होती है, जब आप इस सवाल को बना रहे होते हैं तो यहां एक समस्या ये होती है कि आपके पास ये देखना है कि लिखने वाले ने लिखा कि वन शुड मेक राइट चॉइस, इसका कोड कुछ लिख दिया गया है। ऑब्वियस है, गो हेड टर्न वन राइट, यानी कि इसमें मुझे वन और साथ साथ राइट एक ऐसा लेटर दिखता है जो दोनों में अवेलेबल है। तो ऑब्वियस है कि वन का कोड जो यहां लिखने वाले ने सोचा, वो वन का कोड यहां भी लिख रहा होगा, और मुझे टीएच के अलावा एलओ भी दिख रहा है, क्योंकि 2 वर्ड कॉमन है, तो 2 वर्ड वहां से कॉमन होने चाहिए। अब कई बार इसके बेस पर जब 5 सवाल होते हैं, बड़े सवाल होते हैं, तो वहां हम कई बार क्लरिकल एप्टीट्यूड में उलझते हैं। मतलब आप यहां देखते हैं, क्वेश्चन एक एक सॉल्व करना होता है जब आप टेस्ट दे रहे होते हैं। यहां पर अगर आप मार्क कर भी लेंगे तो क्वेश्चन जैसे ऊपर नीचे होगा, आपकी पोजीशन वेरी कर मतलब बदल जाती है। तो दैट्स व्हाई मैं इसके लिए कहता हूं, जब भी ये सवाल हो, आप बगल में अपनी कॉपी पर ऐसे स्पेस बना लीजिए 5। ये कॉपी पे आप बना सकते हैं। अच्छा, यहां तो 3 ही सवाल है और आरबी में है, तो सवालों के साथ ये सोचते चलिए, जैसे सवाल भी आपके माइंड में हो जाना चाहिए कि वन का कोड, चॉइस का कोड, तो अगर वो मिल गया तो मुझे पूरा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तब तक साथ साथ लिखते भी चलें तो उलझन कम होगी। जैसे मेरे पास ये दिखा कि मेरे लिए वन और कहीं वन है तो नहीं है, कहीं और वन नहीं, वन मेरे माइंड में क्यों चल रहा है, फोकस। लेकिन यहां पर वन का कोड चॉइस भी कॉमन हिस्सा है, यहां पर राइट, वन राइट, इस दोनों में 2 कॉमन है, तो मैं क्यों ना राइट की ओर अगर चलूं, तो मेरे पास राइट यहां भी है, राइट यहां भी और राइट यहां भी है। वन शुड मेक राइट चॉइस, इसमें मेरे पास राइट और वन शुड मेक राइट चॉइस। तो राइट एक ऐसा वर्ड है जो तीनों लेटर में है, तीनों लाइन में, इस 3 लाइन में। तो राइट के लिए जो भी कोड बनेगा वो राइट का कोड तीनों में नजर आएगा। तो मेरे पास तीनों में नजर आ रहा है एलओ, एलओ और एलओ। तो राइट मेरे पास राइट का कोड एलओ, तो इस राइट की जगह यानी लास्ट में कैंसिल, यहां सेकेंड लास्ट कैंसिल। यानी अगली बार मुझे सवाल बताना पड़े तो मैं तुरंत देखूंगा कि राइट की जगह
एलओ लिखा है, बाकी राइट का कोड लिखने की जरूरत नहीं, वरना आप सब लिख देंगे तो फिर उलझ जाएंगे। तो राइट का कोड जैसे ही आपके पास आया तो मेरे पास इसमें बचा मेरे पास क्या 1 और 1 ही इस दोनों में कॉमन है। राइट का कोड तो आपने क्लियर कर लिया, तो राइट का कोड एलओ निकाल लिया, आपका कॉन्सेंट्रेशन 1 को निकालने पर है, तो 1 और 1 यहां कॉमन है, तो इन दोनों में एलओ के अलावा आपका क्या कॉमन दिख रहा है, तो जवाब आएगा टीएच। ऐसा लेटर है तो 1 का कोड टीएच है, और इस 1 की जगह हटा लीजिए, तो पहले का आंसर 1 का कोड तो टीएच आप लिख सकते हैं। असल लिखते भी चलिए, और इधर बन गया तो वेल एंड गुड। तो 1 का कोड आपके पास निकल गया। अगली बात आपके चॉइस के कोड निकालने की है। तो मैं चॉइस के नाम पर देखूं तो चॉइस भी मेरे पास यहां, चॉइस यहां और यहां तीनों जगहों पे है। इन तीनों में मेरे पास चॉइस, चॉइस और चॉइस, और कुछ कॉमन है नहीं। तो मेरे पास इन तीनों में चॉइस है, तो जो तीनों में अवेलेबल होगा वही चॉइस का कोड होगा, और तीनों में अवेलेबल मुझे दिख रहा है जा, यहां भी दिख रहा है जा और ये जा, तो चॉइस का कोड है जा, और मेरा आंसर यहां हो गया ऑप्शन नंबर ए। बाकी चॉइस की जगह से आप चीजों को एलिमिनेट करिए कि मुझे अब इस जगह पर देखना नहीं है। फिर मेरे पास क्यू आई की बात हो रही है, क्यू आई यहां है, यानी डेफिनेटली क्यू आई अगर कोड बनेगा तो गो अहेड और टर्न, क्योंकि आपने इन दोनों का यानी 1 और राइट का कोड निकाल रखा है, तो गो अहेड और टर्न का कोड ही क्यू आई बनेगा। तो गो अहेड और टर्न, इन ये और ये तो नहीं होंगे, ये डेफिनेटली है। गो अहेड और टर्न में किसका कोड होगा, तो क्यू आई मेरे पास यहां भी है और यहां भी है। इस दोनों में क्यू आई है, तो इस दोनों में टर्न बना, तो टर्न का कोड मेरे पास क्यू आई होगा, और टर्न की जगह में अब लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो आई होप सो ये बहुत आसान है, कॉमन के आधार पे आंसर देना। तो सवाल बनाते हुए इसको सॉल्व करना है, ये नहीं कि सॉल्व करने के बाद आप बनाने लगिए। तो यहां पर आप आएंगे तो इसका आंसर होगा 12 का सी, 13 का ई और 14 का ए। ये तरीका जब पीओ लेवल में आएंगे सवाल तो बहुत अच्छा हो जाता है कि आप पहले बना लीजिए तब बनाइए। कलर की बात है तो साथ साथ बनाइए। मेरी बात आप शायद समझ रहे होंगे, फिर भी मैं कह रहा हूं बार बार, अगर इस वीडियो को देखने के बाद किसी सवाल में दिक्कत है कमेंट बॉक्स में लिखिए, टेलीग्राम पर आइए, मैं वहां भी जवाब दूंगा। ठीक है, चलिए। मैं वीडियो बहुत लंबी नहीं बनाने के मूड में हूं कि आपका टाइम बहुत कीमती है, और यहाँ कलर के लेवल की बात है और वो भी आरआरबी कलर, तो इसमें स्पीड की बात ज्यादा होगी, दैट्स व्हाई स्पीड में बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है, और ये सवाल 15 से 18 यानी कि 4 सवाल तो ये भी आ गए, जल्दी से बनाइए। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, यहां पूछा जा रहा है हाउ मेनी सच सिंबल, यानी कि आपको सिंबल ढूंढने हैं, is there in the above arrangement each of which is immediately followed by a number, यानी वो सिंबल जिसके जस्ट पीछे एक नंबर हो, ऐसे कितने हैं। तो जब मैं इसकी बात करूंगा तो मैं यहां से शुरू करूं तो @9 पहला मिला, सिंबल के बाद नंबर चाहिए, अगली बार मुझे दूसरा, डॉलर के बाद 5 है, तीसरा, चौथा और पांचवा, दैट्स ऑल। तो मेरे पास 5 खत्म, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे चलिए। बोला गया इन द above arrangement which is 13th element to the left of, तो लेफ्ट से 13 of second element from the right hand, तो राइट के सेकेंड। तो ये बात बताई है कि अगर कोई ऐसे सवाल पूछे कि राइट के दूसरे के लेफ्ट का 13वां, और इंग्लिश में उल्टा लिखते हैं तो ये प्लस लिखेंगे, और जब अपोजिट हो जाता है तो प्लस, तो ये 15, और हमें गिनना है राइट से 15।
स्क्रीन पे गिनना है तो आप आराम से गिन सकते हैं, अदरवाइज मैं ऐसे गिनता हूँ, चार चार का एक सेट बनाता हूँ, 5, क्योंकि अगर आगे गलती भी हो जाए, एन 7, तो 4 तिया 12, और इसके बाद मुझे 3 ही गिनने हैं, तो आंसर हो जाएगा ओ। तो 4 4 8 4 12, और 12 के बाद 15 13 14 15, और आंसर हो गया ओ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल, ये तो वही सवाल हो गया एक। स्पीड शुरुआत में कम हो सकती है, आई एग्री, बट ये स्पीड बढ़ाने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। और जो मेरे क्लास में पढ़ रहे हैं बैंकिंग में, उनको पता है मैंने ऑलरेडी क्लास में कितनी प्रैक्टिस कराई है। लेकिन वहां पर आप सब्जेक्ट या टॉपिक स्पेसिफिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, पेपर कहता है कि कंप्लीट प्रैक्टिस, और इसलिए कंप्लीट प्रैक्टिस के लिए हम इस सीरीज को चुनते हैं। चलिए देखते हैं क्या कहता है। इसने कहा कि हाउ मेनी सिंबल आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट बिटवीन फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट से चौथा जो भी है उसके एंड थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड, थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड, तो इसके बीच में कितने सिंबल हैं हमें ये बताना है। तो फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड है 9, और थर्ड है 7, तो मुझे 9th और 7 के बीच सिंबल गिन डालने हैं। तो मेरे लिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और कुल 5 सिंबल हैं। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। बच्चों वाला सवाल है, और क्लर्क में सवाल ही आसान होते हैं, आप इसको बैंक के दूसरे एग्जामों से कंपैरिजन नहीं कर सकते। आरआरबी क्लर्क हमेशा से स्पीड मांगता है, बहुत आसान सवाल होते हैं, दैट्स वाई हमें वहां स्पीड में बात करनी है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल आपके पास 18, जल्दी से बताइए। ये कहता है कि अगर सभी इन ऑफ ऑल द सिंबल, इफ ऑल द सिंबल्स इन द एबव अरेंजमेंट आर ड्रॉप्ड, जितने भी सिंबल हैं अगर उसको हटा लिए जाए, यानी ऐसा कि मानिए कि इसके अंदर जितने भी सिंबल उसको हटा लिए जाए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 12th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट से 12वें नंबर पे कौन होगा। तो आप गिनेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, और आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 7 इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये वाले टाइप इजी होते हैं, डायरेक्शन का सवाल है, और फिर से 1 मिनट का समय बनता है, वीडियो को पॉज करें, उसके बेस पर ये सवाल बनाए, फिर देखते हैं।
चलिए देखते हैं। डायरेक्शन का सवाल है, आसान ही होगा। इसमें दो तीन चीजें ध्यान रखनी होती हैं। एक तो डायरेक्शन देखना होता है और अप्रोक्सीमेशन की कितनी दूरी चल रहे हैं। इसके अलावा इस सवाल में कुछ होता भी नहीं, बट प्रैक्टिस जरूरी है। आई होप सो। देखते हैं। बोला गया देयर आर 7 पॉइंट्स एंड सर्टेन डिस्टेंस, दूरी दी गई है ईच अदर। पॉइंट क्यू इज 8 मीटर वेस्ट ऑफ पी। तो अभी क्यू पी के 8 मीटर वेस्ट में, मैं पहले लिख लेता हूं फिर इसको देखेंगे। पॉइंट टी इज 11 मीटर नॉर्थ ऑफ क्यू। तो टी 11 मीटर नॉर्थ ऑफ क्यू है। और ये बात ध्यान रखेंगे क्योंकि दूरी ही बैंकिंग के डायरेक्शन में दूरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पॉइंट ओ इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ टी और ओ इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ टी। तो ओ इधर जाएगा, ओ, ठीक है। और मैटर करता है, अरे ये क्या हो गया, ओ, ठीक है। देखते हैं। फिर बोला गया पॉइंट आर इज 9 मीटर साउथ ऑफ ओ। ओ 9 मीटर साउथ, तो 9 लिखते वक्त यहां आर इज 9 मीटर साउथ ऑफ, ये 11 मीटर है और ये 9 मीटर है। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि आई होप सो ये समझ में आ रहा होगा। थोड़ी सी जगह शायद कट रहा है फोटो, अभी तत्काल ऐसे लिखते हैं। फिर बोला गया कि पॉइंट एम इज 12 मीटर ईस्ट ऑफ आर। आर के ईस्ट में 12, और जैसे ही 12 देख रहे हैं तो मेरे पास ऊपर पे 5 है और यहां 7 चलना है। तो ये नीचे 8 ऑलरेडी, तो 7 5 12, और यहां पर मेरे लिए हो गया पॉइंट एम इज 12 मीटर ईस्ट ऑफ आर, ईस्ट ऑफ आर। और पॉइंट जी इज 2 मीटर, तो ये मेरे पास 11 है, ये 9 है, तो ये 2 ही होगा और ये जी यहां होगा। मैं इसको थोड़ा और बड़े तरीके से बना देता हूं दोबारा, शायद आप समझ पाएंगे। अब मेरे पास m यहां लिया, तो m के बाद मुझे 12 की दूरी लेनी है। या शुरुआती वाली लाइन ले लेते हैं कि q अगर है तो q के बाद मुझे यहां पर p को लेना था जो 8 मीटर है। q के ऊपर 11 मीटर के साथ यानी दूरी बड़ी लेनी पड़ेगी, और t के बाद o 5 के साथ, और ये मेरे पास 5 के बाद 9 मीटर, और 9 मीटर लेकर आएंगे तो सामने 11 है, तो ये मेरे पास 9 मीटर के साथ r, यानी r के बाद अगर मुझे लेकर चलना है 12 मीटर, तो 5 और 7, और 7 यहां से चल रहे हैं, तो सामने का ये 8 आपको दिख रहा होगा। तो ये मुझे 1 मीटर की दूरी थोड़ी सी कम लेनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ m, और m के बाद 2, और जब ये 2 चल रहे हैं तो सामने का कंपैरिजन की ये 11 है, ये 9 है, तो 2 यही होगा और g इसी पॉइंट पर आएगा। और ये दूरी मेरे लिए 7 और 5 12 है, तो ये 7, तो ये दूरी मेरे लिए 1। आपके सामने एक डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बेस पर सवाल भी पढ़ ले। बहुत इजी सवाल है, और इसमें जल्दबाजी में आपसे उसी अप्रोक्सीमेशन की गलती होती है जिसको मैंने अपनी क्लास के प्रैक्टिस में कई बार समझाया है। और मुझे लगता है कि अगर आपने मुझसे पढ़ा है तो ये गलतियां तो होगी ही नहीं, ये मेरा अपना बिलीव है क्योंकि मैंने इतने सवाल प्रैक्टिस कराए हैं, बताया है। तो बोला गया व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट जी। तो टी डायरेक्शन पूछ रहा है, डिस्टेंस नहीं। टी के पॉइंट से अगर आप जी से देखेंगे और विथ टी, जी के रिस्पेक्ट में क्या है, तो आंसर होगा नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एम एंड ओ। तो एम और ओ के बीच की दूरी निकालनी हो तो ये दूरी होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा जाए तो मेरे पास ये दूरी निकालने के लिए मैं तिरछी दूरी का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो पाइथागोरस ये 3 यानी 9 और ये मेरे लिए 12, तो ये मेरे लिए 3 का 3 गुना और ये 3 का 4 गुना, 4 तिया 12, हाँ तो 3 4 5, तो 3 का 5 गुना यानी 15। ट्रिपलेट है ये अपने आप में, 3 4 5, तो 9 12 और 15 है। ये ट्रिपलेट आपने पढ़ा होगा ट्रिगोनोमेट्री में कई बार, तो पाइथागोरस भी लगा सकते हैं।
बट सीधा कैलकुलेशन स्पीड मैटर करता है, इसलिए 15 मीटर। व्हाट इज डिस्टेंस एज वेल एज डायरेक्शन, डिस्टेंस तो बताना है, डायरेक्शन बताना है। पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू जी, जी के रिस्पेक्ट में, तो जी यहां है और जी से पी की ओर जाएंगे तो हम जा रहे होंगे ईस्ट की ओर और दूरी होगी 1 मीटर ईस्ट। ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही इजी सवाल। चलिए तो नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। फिर से आपके पास एक पजल है और इस पजल के बेस पर आपके पास 5 सवाल आए थे, 3 आपके सामने ये रहे और 2 ये रहे, तो कुल 5 सवाल हैं। फिर से 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, वीडियो को पॉज करिए, आप सवाल बनाइए। अभी आप हो सकता है स्पीड में कुछ लोग ना बना पा रहे हो, तो फिर भी सवाल बनाइए, सवाल बनाने के बाद आंसर मिलाइए, और जो स्पीड में बना रहे हैं वो अपने सामने क्लॉक लगाइए, दोनों चीजें हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने है। देखिए क्या कहता है सवाल। कहता है कि 8 लोग हैं और वो वेकेशन पे जा रहे हैं 2 अलग अलग तारीखों के साथ, और वो तारीख तय की गई है 11th एंड 24th, और कौन कौन से महीने हैं। तो जैसे ही आप ऐसे सवाल बनाते हैं तुरंत मार्च, मई, जून, जुलाई, ऐसा। और आपके पास 2 तारीखों की चर्चा है, एक है आपके पास 11 और एक है 24, लिखते हैं। इसमें जैसे ये बात आती है तो हमें देखना होता है कि कौन कौन सा महीना 31 का है, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए मार्च, मई और जुलाई 31 के हैं और जून 30 के हैं। तो पहली लाइन है कि सी गोज एन इवन नंबर डेट, तो तारीख के बारे में बात हुई, एक 11 की तारीख है और एक 24 की, तो सी 11 वाले में नहीं जाएगा क्योंकि कह रहा है इवन नंबर में जाएगा, सम संख्या में, तो 24 तारीख हो जाएगा। एंड मंथ विच हैज इवन नंबर ऑफ डेज, तो मुझे मालूम है कि ये बाकी के महीने 31 वाले हैं, तो सी इन सभी में भी नहीं जाएगा, तो आपके पास ये पूरा कॉलम कैंसिल है, इन दोनों में भी नहीं गया, और जुलाई भी 31 का है, तो मेरे पास ऑप्शन ही ये बचा है सी। और जिन्होंने मुझसे पजल पढ़ा है, मैं कई बार कह रहा हूं पजल की आत्मा है रिजेक्शन, तो सी 11 यहां से कैंसिल, ये दोनों कैंसिल क्योंकि ये दोनों 31 के महीने, और यहां भी कैंसिल, तो सी का इकलौता ऑप्शन आया, लिख दिया। 1 पर्सन गोज बिटवीन सी एंड एफ, तो सी और एफ के बीच 2 लोग हैं। एक बात है कि मैं चाहूं तो 2 पॉसिबिलिटी बना सकता हूं, बट सवाल बहुत बड़ा नहीं है, 2 मिनट वेट कर लेते हैं, लगेगा तो 2 पॉसिबिलिटी बनाइएगा, तो रुक जाइएगा। सी और एफ के बीच एक, तो डेफिनेटली एफ यहां भी हो सकता है और एफ यहां भी हो सकता है, अभी मैं रुक रहा हूं। 2 पर्सन गोज बिटवीन एफ एंड ए, तो एफ और ए के बीच 2 लोग हैं, भाई अभी कोई भी ऊपर और कोई भी नीचे हो सकता है। 3 पीपल गोज बिटवीन ए एंड जी, ए और जी के बीच 3 लोग हैं, तो अभी भी कोई ऊपर और कोई नीचे हो सकता है, अब ज्यादा लिखना पड़ा है तो शायद लिख लेते हैं, लेकिन एक लाइन बोला गया ए गोज बिफोर एफ। चलिए भाई, ए और एफ के मामले में ये बात आ गई कि ए एफ से पहले ही जाएगा, तो थोड़ी देर रुक के इसको निपटते हैं। अगर सी और एफ होगा तो सी के बाद एक घर छोड़कर एफ, एक घर छोड़कर एफ, अगर यहां दिया मान लेते हैं, एफ के बाद 2 घर छोड़कर ए मान लेते हैं,
तो आपने कहा कि सर ये माना है, तो दूसरी पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, सी, और सी के बाद एक घर छोड़कर एफ। डन, ये दोनों में लिख लिया। एफ के बाद दो घर, एक दो छोड़कर ए, और ये भी लिख लिया। ए के बाद तीन घर छोड़कर जी, तो यहां किनारे में तो एक दो तीन और जी, यहां एक दो तीन के बाद जगह नहीं है, तो एक दो तीन और जी। अब ये तीनों पर टिक लगा दिया। आगे की लाइन है, डी गोज इमीडिएटली बिफोर ई, तो डी ई से तुरंत पहले है, बट इन अ डिफरेंट मंथ, अलग अलग महीनों में है। तो अलग अलग महीनों में तभी पॉसिबल है कि जब एक इस कॉर्नर में और एक इस कॉर्नर में आए, तभी तो डी और ई लगातार भी होंगे और अलग अलग महीनों में होंगे, अदरवाइज वो एक ही महीने में हो जाएंगे। तो यहां डी और ई जैसे ही बोला, तो डायगोनल स्पेस की डी गोज इमीडिएटली बिफोर ई, तो डी ई से तुरंत पहले, डायगोनली यही एक जगह है, इसमें भी डी और ई की इकलौती जगह है। फिर बोला गया बी इज गोड बिफोर एच, तो बी एच से पहले, तो बी एच से पहले, कितने पहले नहीं मालूम, तो मेरे पास बी और एच यही जगह है, बी एच से पहले दोनों। हु, ये हु किसके लिए आता है, तो बगल वाले के लिए बात हो चुकी है। तो एच गोज इमीडिएटली बिफोर एफ, और ये बात यहां सही दिखी और ये डायग्राम गलत हो गया। तो आपके पास रीड आउट करते हुए आपके पास ये आंसर आ चुका है। इसके बेस पर जो 5 सवाल हैं उसे भी जरा हम निपट लेते हैं, ठीक है। इसके बेस पर जो सवाल है उसको देखें। आपके पास पहला सवाल है कि हाउ मेनी पीपल गोज बिटवीन द वन हु गोज टू 11th में एंड एच, तो 11th में को जाने वाला पर्सन है ई यहां, और एच के बीच, यहां तो ई और एच के बीच कितने लोग आ गए, तो 3, ऑप्शन नंबर बी। 22 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। हु गोज इमीडिएटली बिफोर सी, तो सी के तुरंत पहले जाने वाला शख्स है ए, ऑप्शन नंबर सी। फिर बोला गया कि विच स्टेटमेंट इज राइट, कौन सा कथन सही है, तो डी गोज इमीडिएटली आफ्टर जी, तो डी जी के तुरंत बाद जा रहा है, पहला राइट है। 4 पीपल गोज बिटवीन एफ एंड ई, तो एफ और ई के बीच 1 2 3 4, ये भी सही है। एच गोज अ मंथ विच हैज इवन नंबर ऑफ डेज, तो एच जा रहा है जुलाई जिसमें 31 दिन है, तो ये गलत है, यानी आपके पास स्टेटमेंट 1 एंड 2 राइट है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बेस पर 2 और सवाल थे, उसको भी देख लेते हैं। पहला है हु गोज इमीडिएटली बिफोर एच, एच से ठीक पहले कौन जा रहा है, तो सी, और सी को डिफाइन किया गया द वन हु गोज इमीडिएटली बिफोर, द वन हु गोज इमीडिएटली बिफोर ए, यहां पर लाइन गलत लिखी है, जो ए के ठीक पहले जाता है, तो सी ए के ठीक बाद जाता है। द वन हु गोज इमीडिएटली आफ्टर, आफ्टर यहां बी होना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो बी के तुरंत बाद सी जा नहीं रहा। द वन हु गोज इमीडिएटली आफ्टर जी, जी के तुरंत बाद भी नहीं है। द वन हु गोज इमीडिएटली आफ्टर ए, इमीडिएटली आफ्टर ए, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। हु गोज मई 24th, और मई 24th में जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी के साथ, ऑप्शन नंबर ई, यानी बी जा रहा है, ठीक है। आई होप सो ये क्लियर होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। पैरेललिज्म मुफ्त का सवाल, इसलिए जल्दी से आंसर देंगे। देखो, जिन्होंने मुझसे पढ़ा होगा उनको मैंने अपने दोनों मेथड बताए हैं, तो मेरे लिए यहां पर अगर देखा जाए तो ओनली मेरे लिए सम और सम नॉट होता है, लेकिन अभी मैं इसको पॉजिटिव मान के चलता हूं, सम। तो सम, सम और सम तीनों पॉजिटिव हैं। ये नेगेटिव होने की शर्त एक है कि ये रेड और व्हाइट, तो रेड और व्हाइट, ये तो इसी स्टेटमेंट की बात आ रही है, क्योंकि मैंने बोला था ओनली का मतलब ही होता है सम एंड सम नॉट। तो ये ओनली फ्यू रेड इज अ व्हाइट, तो यानी सम रेड इज अ व्हाइट, सम रेड इज नॉट व्हाइट, और सम रेड इज नॉट व्हाइट, पहला तो यूं ही सही। ग्रीन एंड रेड,
तो मेरे पास ग्रीन और रेड, तो ग्रीन यहां से इस्तेमाल किया गया, सॉरी ग्रीन यहां से लिया गया और रेड यहां से लिया गया, तो मेरे पास यहां सीधी टूट गई, तो मैं ग्रीन और रेड के बीच कोई रिलेशन नहीं बना सकता। दैट मीन्स आंसर इज ओनली वन, फॉलो ऑप्शन नंबर बी। जिनको डायग्राम से देखना है उनके लिए, ये तो मेरे वाले मेथड में कि आप केवल रीड आउट करते हैं और आंसर दे देते हैं, तो इसका आंसर तो होगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी। डायग्राम से देखते हैं, ओनली फ्यू रेड इज व्हाइट, तो रेड का एक हिस्सा ऐसा है जो व्हाइट नहीं बनेगा। सम व्हाइट इज ब्लैक और ऑल ब्लैक आर ग्रीन, ऐसा ही डायग्राम बनेगा। तो सम रेड इज नॉट व्हाइट, ऑफ कोर्स रेड का हिस्सा ये वाला कभी व्हाइट नहीं होगा, तो सम रेड इज नॉट व्हाइट। सम ग्रीन इज रेड, ग्रीन और रेड अभी ही आपको डायग्राम में ही अलग दिखते हैं, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, तो ऐसे चीजों को हम रॉन्ग कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। और जो मेरे मेथड से पढ़ रहे होंगे वो तो रीड आउट करके ही आंसर दे देंगे। नेक्स्ट सवाल जल्दी से बता सकते हैं। यहां दिख रहा है कि ये जेड बना है, तो सम प्लस ऑल के केस में सभी सम वाले सही, बाकी सब गलत, खत्म आंसर। जो मेरे मेथड से पढ़ रहे होंगे वो ऐसे जवाब देंगे। तो आंसर देने के लिए तो हो गया ओनली कंक्लूजन एक। डायग्राम के लिए अगर बात करें तो सम लैपटॉप आर टेलीफोन, ऑल टेलीफोन आर मोबाइल, यही होगा। तो सम लैपटॉप आर मोबाइल, ऑफ कोर्स ये हिस्सा जरूर सही है। नो लैपटॉप इज मोबाइल, ऐसा कहना ही रॉन्ग है। लैपटॉप का कुछ हिस्सा जो टेलीफोन हो रखा है वो डेफिनेटली मोबाइल होगा, तो ये रॉन्ग है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलिए नेक्स्ट सवाल। सेल्जम कोडेड इनइक्वालिटी, ये वो सवाल है, चाहे वो प्री दे रहे हो, मेंस दे रहे हो, एसबीआई दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, छूटना नहीं चाहिए, टाइम नहीं लगना चाहिए। ये तो यही है, ओनली फ्यू का मतलब अभी भी बात हुई सम, तो ओनली फ्यू लैपटॉप और कंप्यूटर, तो सम लैपटॉप और कंप्यूटर, सम लैपटॉप इज नॉट कंप्यूटर, दोनों राइट है, बोथ राइट है। ये तो आगे के डायग्राम ना भी बनाए तो भी चलेगा, फिर भी डायग्राम बनवाया जाए अगर, तो ये लैपटॉप है, सम लैपटॉप आर कंप्यूटर, और ओनली फ्यू है यानी कि सम लैपटॉप आर नॉट कंप्यूटर। ऑल कंप्यूटर इज रेड और सम लैपटॉप इज माउस, तो लैपटॉप का कुछ हिस्सा माउस है, ठीक है। सम लैपटॉप इज कंप्यूटर, ऑफ कोर्स यहाँ का हिस्सा जो है वो कंप्यूटर होगा, और सम लैपटॉप इज नॉट कंप्यूटर, तो लैपटॉप का जो यहाँ हिस्सा है वो कंप्यूटर नहीं होगा, तो दोनों ही बातें सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। बहुत इजी, जितना बैंकिंग का सिलोजिज्म जाना जाता है उस हिसाब से तो इसमें कोई सवाल ही नहीं लगता, और स्पेशली मेंस वगैरह में। चलिए कोई बात नहीं, ये अच्छी बात है। हम जब तैयारी कर रहे हैं तो सिस्टमैटिक होना चाहिए, आसान से टफ की ओर बढ़ेंगे, तो इस सीरीज की अच्छी बात होगी, हमने बैंकिंग एग्जाम का वो हिस्सा चुना जो सबसे आसान है। सब लोग बनाइए, फिर हम पीओ पे आएंगे, फिर हम पीओ के बाद मेंस पे भी जाएंगे, फिर एसबीआई पे, आईबीपीएस की पीओ और क्लर्क पे बात करेंगे। तो इस ढंग से एक सीरीज चलती रहेगी। आपका प्यार इस वीडियो के साथ बना रहे तो वो जोश मेरे लिए बना रहेगा, इसलिए जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मैं चाहूंगा एटलीस्ट इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वो हमारे लिए एक एनर्जी बूस्टर की तरह हमें लगता है कि हाँ, हमने अगर इतनी मेहनत की है तो बच्चों का प्यार भी हमारे साथ है। तो आप अपना प्यार वहाँ लाइक और सब्सक्राइब के साथ दे सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो फिर हम और भी वीडियो बनाते रहेंगे, देखते रहेंगे। तत्काल आपके पास नेक्स्ट सवाल पर आ गए हैं हम। मैंने पहले कहा कि ये सीरीज बातों का कम, प्रैक्टिस का ज्यादा है, तो फिर से इस सवाल के साथ आपके पास 5 क्वेश्चन भी होंगे। तो वीडियो पॉज करने के बाद ये 5 क्वेश्चन आप बनाएंगे। 5 क्वेश्चन है, हाँ 5 क्वेश्चन है, तो पहले आप वीडियो बनाइए, फिर सॉरी इसको पॉज करिए, वीडियो को, इस सवाल को सॉल्व करिए और इसके बेस पर 5 क्वेश्चन बनाइए। चलिए।
सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल, बहुत इजी वाले सवाल कि अपने आप में आरआरबी कलर के, और एक लर्नर के लिए बहुत अच्छा सवाल कि आप इससे सीखते हैं। मैं हमेशा कहता हूं लर्निंग एक सीढ़ियों की तरह है, छोटे छोटे स्टेप कब आपको बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएंगे पता नहीं। तो छोटे स्टेप, जरूरी नहीं कि हमेशा बड़े स्टेप लेकर चलें। जब आपको क्लास में भी मैंने पढ़ाया तो कितने बेसिक से बातें की हैं, जिन्होंने मुझसे पढ़ा है उनको पता है कि जितने बेसिक से मैंने बात की, मैं कहता भी हूं देखो इतना बेसिक है, ये समझने के लिए, एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में उसका इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो फिर हम एग्जाम के जब सवाल बनाते हैं तो लेवल कहीं भी चला जाए, मुझे लगता है आपका कॉन्फिडेंस कभी हिलता नहीं है, क्योंकि वहां बेसिक्स जरूरत है। तो जब हम प्रीवियस सीरीज की बात कर रहे हैं तो आज भी यहाँ आसान से टफ की ओर, बैंकिंग एग्जाम में सबसे आसान पेपर आरआरबी कलर का होता है, इसलिए आसान, और धीरे 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 हम लेवल बदलते चले जाएंगे। तो आपकी प्रैक्टिस भी उसी तरीके से जैसे आपने पढ़ा है। यहां बोला गया कि सम ऑफ देम फेसिंग, कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। 7 पर्सन सिटिंग इन अ लीनियर रो, एक लाइन में बैठे हैं, लेकिन सम ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ एंड सम ऑफ देम फेसिंग साउथ। ये मालूम है कि जब कोई नॉर्थ की ओर फेस करेगा तो राइट और लेफ्ट हम यू लेते हैं, और कोई साउथ की ओर फेस करेगा तो लेफ्ट और राइट पलट जाता है, ये ध्यान रखना होगा। पहली लाइन बोला गया कि P इज सिटिंग 4 टू द राइट ऑफ Q और Q इज एट वन एंड। चलिए भाई, तो Q एक किनारे पर है, तो मुझे नहीं पता Q किनारे पर है तो किस किनारे पर है। तो Q P के राइट में, P इज सिटिंग 4 टू द राइट ऑफ Q, तो जब फोर्थ की बात आएगी तो बीच में आएंगे 3 और ऐसा। क्योंकि Q एक किनारे पर है, मान लेते हैं कि Q अगर लेफ्ट किनारे पर है तो 3 और 2 5, तो 6 और 7। क्या पता Q इस किनारे पर हो, क्योंकि ये तय नहीं किया गया, तो 1 2 3 और यहां P, तो 5 6 और 7। Q का एक किनारे पर होना, और जब भी आपके पास लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट आए, किसी के किनारे की बात हो जाए तो सबसे पहले उसको पकड़िए। ये 2 पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहां P इज सिटिंग 4 टू द राइट ऑफ Q, रेफरेंस है Q, तो Q के राइट में फोर्थ, और अगर इधर राइट है तो Q को हमने नॉर्थ माना होगा तभी राइट लेंगे, लेकिन ये उल्टा चल रहा है हमारे राइट थिंकिंग से, तो ये साउथ होगा तभी राइट इधर होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि जब कोई नॉर्थ होगा तो राइट और लेफ्ट, और साउथ होगा तो राइट पलट जाता है। 2 पीपल सिट बिटवीन P एंड S, P और S के बीच 2 लोग हैं, तो P और S के बीच 2, उधर तो कुर्सी लगा नहीं सकते क्योंकि 7 कुर्सियां हैं, तो P और S के बीच 2 लोग हैं, P और S के बीच 2 लोग हैं, तो यहां 2 लोगों की संख्या बताई गई, लेकिन कुर्सियां उधर अवेलेबल नहीं है, इसलिए इधर होगा, लेफ्ट राइट नहीं तय कर रहा। R इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S, R S के तुरंत बगल में बैठा है, तो मजबूरन है कि R यहीं बैठेगा, क्योंकि यहां तो Q बैठा हुआ है, R यहां बैठेगा। लेकिन बोला गया इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S। अब यहां सोचिए, अगर S के इस ओर R है तो S के लेफ्ट में है, तो S नॉर्थ होगा तभी लेफ्ट में होगा, क्योंकि नॉर्थ वाले का लेफ्ट इधर, लेकिन ये उसका उल्टा जा रहा है, तो S को डेफिनेटली साउथ की ओर होगा तभी लेफ्ट उधर होगा। बोला गया R इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S, S के इमीडिएट लेफ्ट में है। U इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ T, U T के इमीडिएट राइट में है, तो T पता नहीं, और T के राइट में U अभी कहीं भी हो सकता है, तो U इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ T। मैंने मान लिया कि T एक रेफरेंस है T के राइट, और अभी मैंने माना कि T नॉर्थ होता तो U ऐसा होता, लेकिन T के U के नहीं। V इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ T, यानी T ही रेफरेंस है और इसके लेफ्ट में V सेकेंड, यानी ऐसा होगा। लेकिन जैसे ये बात दिखी कि T और U एक साथ होना है, तो एक साथ की जगह यही है, एक साथ की जगह ये है, और एक घर छोड़कर V, तो यानी कि V डेफिनेटली यहां होगा, तो V की ओर से पहला आएगा T और ये U, यहां V होगा तो पहले T और U। अब मैंने T को अगर नॉर्थ माना तो T के राइट में U, तो यानी ऐसा ही एज इट इज लिखा हुआ है, T के इधर U तो T नॉर्थ, तो यहां ये साउथ होगा, तभी पूरी व्यवस्था पलट सकती है। ये डन। P is sitting right of V, P is sitting right of V, who is facing south, तो P is sitting right of V, तो P V के राइट में है और P V के राइट में, तो V नॉर्थ होगा तभी राइट होगा। लेकिन यहां बोला गया हु का मतलब है V,
बगल वाले के लिए V इज फेसिंग साउथ, V फेस कर रहा है साउथ, और ये डायग्राम गलत हो गया क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो वो नॉर्थ जा रहा है। T एंड R फेस द सेम डायरेक्शन, तो T और R, तो T साउथ तो R भी साउथ। U एंड P फेस द सेम डायरेक्शन, तो U और P सेम डायरेक्शन एज, इसकी तरह है भाई दोनों का डायरेक्शन, द पर्सन सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, R अगर साउथ है तो लेफ्ट आपको S होगा, और लेफ्ट में S है तो S का फेस नॉर्थ, तो U और P का फेस भी नॉर्थ। तो ये भी सवाल रीडिंग करके बन जाएगा, बहुत इजी सवाल था। तो चलिए इसके बेस पर 5 सवाल हैं, उसको भी देखते हैं। आपका आंसर ही आ चुका है। चलिए देखते हैं। पहला सवाल आपका बनता है, हु इज सिटिंग मिडिल ऑफ द रो, तो मिडिल ऑफ द रो के नाम पर आपका जवाब होगा वी, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो 30 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, कोई डाउट है? 31 है, हाउ मेनी पर्सन सिटिंग बिटवीन टी एंड एस, तो टी और एस के बीच 3 लोग हैं, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर है यू रिलेटेड टू टी, यू टी से कैसे रिलेटेड, तो यू के राइट में, बगल में, यू के जस्ट नहीं, यू रिलेटेड टू टी, तो टी के राइट में यू है, टी के राइट में यू है। इन द सेम वे पी इज रिलेटेड टू वी, तो पी वी से रिलेटेड, तो पी वी के राइट में पी है, एग्री। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एस रिलेटेड, तो एस किसके राइट में है, तो एस राइट के नाम पर अगर बात करेंगे तो क्यू के राइट में है, और ऑप्शन नंबर ए। तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग आर, आर के रिगार्ड में क्या क्या, आर इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ लेफ्ट, तो क्यू के राइट में है, तो पहला तो गलत। आर इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ वी, आर वी के पड़ोस में है, ये भी गलत। आर इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, आर टी के लेफ्ट में थर्ड, इस ओर जाए, और थर्ड का मतलब यानी ऑप्शन नंबर सी इज माय राइट आंसर। तो आर इज फेस नॉर्थ, आर इज एट वन एक्सट्रीम इन, खत्म, ये तो ऐसे भी एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हाउ मेनी पर्सन फेस नॉर्थ डायरेक्शन, तो नॉर्थ के नाम पर आप गिनेंगे तो 1 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर सी। तो एक बार सवाल बनने में जो टाइम लगना है, और ये भी बहुत इजी सवाल था, मुझे लगता है बैंकिंग में इससे आसान सवाल आ नहीं सकते, ये पेपर भी बहुत इजी था। ऑब्वियस है, अब आपको सवाल बनाते वक्त ये समझ में आ रहा होगा क्यों आरआरबी का कट ऑफ हाई जाता है, ठीक है, और आपको भी उसी लेवल में अपनी स्पीड बढ़ानी है। ये आरआरबी टाइप के सवाल हैं, जल्दी से बनाएंगे। 35 से 38 यानी कि 3 एक 4 सवाल हैं, तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। बोला गया ऑल 3 डिजिट नंबर आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी ये कह रहा है कि जैसे ये नंबर है मेरे पास 6 2 5, इनको असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ाएंगे तो 2 5 और 6, अरेंज इन डिजिट विद इन द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, all 3 digit number are arranged in ascending order, after arranging the digits within the number ascending order which of the following will be lowest number, okay। इनको जब आप ascending order में बढ़ा देंगे तो सबसे छोटा नंबर यानी कि 2 7 8, इसको भी बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो 2 7 8 ही लिखेंगे। 2 4 6, ये तो ऑलरेडी 2 4 6 ascending order में है। 9 4 5, तो ये ascending order लिखा जाए तो 4 5 और 9, ये 2 3 और 4, तो ये ऑलरेडी 2 3 और 4। तो बोला गया लोएस्ट नंबर कौन होगा, तो लोएस्ट नंबर के लिए आपको पहला नंबर पहले तय करना चाहिए था कि पहले कौन। आप इतना टाइम नहीं कि बैठ के ये काम करें, इतना टाइम नहीं होगा कि आप बैठ के एक एक चीजें अरेंज करें और फिर अपना आंसर देने की कोशिश करें। आपकी स्मार्टनेस तभी है जब आप ये रीड आउट करें और तुरंत यहीं पर आप इमेजिन करें, इमेजिनेशन, और ये प्रैक्टिस से आता है। चलिए, तो यहां अगर बात करें
तो मेरे पास ऑब्वियस है, जब इसको मैं असेंडिंग और लोएस्ट नंबर निकालना है तो लोएस्ट नंबर के नाम पर अगर यहाँ कर दिया तो 2 सब में मेरे पास है, तो ये तो हाईएस्ट नंबर हो जाएगा, हमें चाहिए नहीं। 2 के बाद वाला नंबर आने वाला सेकेंड पोजीशन पे 3 होगा और मेरे पास लोएस्ट नंबर यही होगा 2 3 4, ऑप्शन नंबर ई। खत्म। बहुत इजी सवाल था। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। मैं बहुत जल्द आरआरबी पीओ की भी सीरीज लाने वाला हूं और आई होप सो आप उस सीरीज में भी उतना ही प्यार देंगे जितना इसको दे रहे हैं। तो तत्काल अभी इसको और शेयर करिए, फिर 1-2 दिनों में मैं आरआरबी पीओ के भी जो भी 2023 के पेपर हुए थे, सारे पेपर जो मेरे पास अवेलेबल है मेमोरी बेस्ड, मैं उसको कराऊंगा। क्या कह रहा है कि इफ ईच नंबर, इन ईच नंबर ऑल द डिजिट आर एडेड, all digit are added and 3 is added, all the digit are added and then 3 is added to all the odd number thus form, and 3 is subtracted from even number which is the second highest number among the resultant। ठीक है। यानी कि ये कह रहा है कि अगर सबको जोड़ देंगे तो ये 6 2 8 और 5 13 होगा, इसको जोड़ेंगे यानी ऐसा तो 7 2 9 और 8 16 1 17 होगा, इसको जोड़ेंगे तो 6 6 12 होगा, इसको जोड़ेंगे तो 9 और 4 13 13 और 5 18 होगा, इसको जोड़ेंगे 3 2 5 और 4 9 होगा। और बोला गया जो नंबर आया जोड़ने के बाद अगर वो ऑड नंबर है then 3 is subtracted all the odd number, जो ऑड नंबर है उसमें 3 घटा देंगे तो यानी ये हो जाएगा अब मेरे पास 10, ये हो जाएगा मेरे पास 14, ये मेरे पास ऑड नंबर है तो ये हो जाएगा मेरे पास है। और जितने भी इवन नंबर है उसमें 3 बढ़ा दिया जाए तो ये मेरे पास इवन सम संख्या तो ये 15 हो जाएगा, और यहाँ भी 18 और 3 बढ़ा देंगे तो 18 में से 3 बढ़ गया तो 21। तो बोला गया सेकेंड हाईएस्ट नंबर कौन होगा, तो सेकेंड हाईएस्ट नंबर आपके रिजल्टेंट में फर्स्ट हाईएस्ट नंबर 21 है और सेकेंड हाईएस्ट नंबर 15। कहां गड़बड़ किया, 4 2 6 6 4 10 2 12 12 3 15। ठीक है, एक मिनट मैं फिर से कर देता हूं। इसने कहा सभी डिजिट को जोड़ा जाए तो 6 2 8 और 5 13, 7 2 9 9 9 9 16 1 17, यहाँ आ गया 4 2 6 6 12, यहाँ आया 9 और 4 13 13 5 18, और यहाँ आया 3 2 5 4 9। बोला गया देन 3 इज एडेड टू ऑल ऑड नंबर, ऑड नंबर में 3 जोड़ना है तो ये मेरे लिए बन गया 16, यहाँ 17 है तो 3 21 ऐड करना था, मैंने गड़बड़ किया। यहाँ पर ऑड नंबर में ऐड करना था तो 9 और 3 12, एंड 3 इज सब्ट्रैक्टेड ऑल द इवन नंबर, तो मेरे पास ये इवन नंबर है 12 और 18, तो ये हो गया 15 और ये हो गया 15। तो बोला गया कि सेकेंड हाईएस्ट नंबर, तो फर्स्ट हाईएस्ट नंबर मेरे पास बना 21, सेकेंड हाईएस्ट नंबर बना मेरे पास 16, ऑप्शन नंबर ए। जरा सा एक बार उल्टा पढ़ लिया और टाइम गया, यानी कि इस एग्जाम में उसकी कोई इजाजत नहीं है, इसलिए प्रैक्टिस की जरूरत है। देखिए बनाते वक्त यहां मुझसे भी हो गया, आपसे भी हो सकता है, कोई बात नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल 37। इसने कहा इफ द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट विद इन ईच नंबर आर इंटरचेंज, यानी कि पहली बात तो ये कह रहा है कि इसको चेंज करना है। ठीक है भाई, थर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड हाईएस्ट नंबर इन न्यू अरेंजमेंट, नए अरेंजमेंट थर्ड हाईएस्ट नंबर क्या होगा। तो सोचिए कि अगर मैं पलटता तो 5 2 और 6, इसको भी पलटना है तो 8 7 और 2। और ये बात मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप एग्जाम में दे रहे होंगे तो इतना टाइम नहीं है,
इमेजिनेशन को थोड़ा बढ़ावा दीजिए। 4, 2 और 3। तो बोला गया कि थर्ड हाईएस्ट नए सीरीज में, तो सबसे हाईएस्ट नंबर कौन है? ये फर्स्ट हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट है और थर्ड हाईएस्ट है। लेकिन थर्ड हाईएस्ट के नाम पर 5-5, यानी ये थर्ड हाईएस्ट होगा। तो आपके लिए ऑप्शन हो गया 549, 549 ऑप्शन नंबर सी। अब ये बात आप बोलेंगे सर इमेज कैसे करें? जैसे ही कहा चेंज करने और थर्ड हाईएस्ट, तो मैं यही देख रहा हूं कि फर्स्ट हाईएस्ट के नाम पर ये मेरे लिए फर्स्ट हाईएस्ट, इसमें चेंज करना, तीसरा वाला पहले जाएगा। तो कंपैरिजन के लिए फर्स्ट हाईएस्ट नंबर, सेकंड हाईएस्ट नंबर और थर्ड के नाम पर ये 5 और 5, तो बीच का नंबर ये तय करेगा। तो ये बात इमेजिनेशन 2-3 बार लिखेंगे, अपने आप इमेजिनेशन करना सीख लेंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 38। बोला गया इफ इन ईच गिवन सेट नंबर्स, जो नंबर दिया गया, 1 इज एडेड टू द लास्ट डिजिट, यानी कि ये ऐसा कि 6 to 5 है, तो लास्ट डिजिट में 1 ऐड करना है। एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फर्स्ट डिजिट, यानी कि पहले वाले में 1 सब्ट्रैक्ट करना है। विच नंबर विल बी द सेकेंड फ्रॉम द राइट इफ न्यू सीरीज आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जो सीरीज बनेगा उसको घटते हुए क्रम में लिखा जाए, यानी ये नंबर तो बन जाएगा 5, 2 और 6। अगला नंबर अगर ऐसे ही देखे कि पहले वाले के साथ -1 करेंगे, तो ये मेरे पास होगा 1, 7 और 9। अगला नंबर -1 करेंगे तो ये हो गया 1, 4 और 7। अगला नंबर देखेंगे तो ये 8, 4 और 6। अगला नंबर अगर देखें तो ये मेरे लिए -1, तो 1, 3 और 5। तो बोला गया कि विच number will be the second from the right if new series are arranged in descending order। तो second from descending order, घटते हुए क्रम में सजाना है, और right से second घटते हुए क्रम में सजाना है, यानी कि पहले बड़ा नंबर, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। और बोला गया तब right से second नंबर पे कौन, यानी कि आपको बढ़ते हुए क्रम में दूसरा लेना है, बढ़ते हुए क्रम में दूसरा लेना है। तो पहला आप लेंगे 135 और दूसरा लेंगे 147, और 147 ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है? कोई डाउट हो आप सवाल पूछ सकते हैं, इसमें बहुत इजी सवाल थे। 39 और 40 सवाल आते हैं, मुफ्त के सवाल हैं, जल्दी से आंसर दे देंगे। पढ़ा होगा आपने, कराया होगा मैंने। कहा गया कि अल्फाबेटिकल सीरीज में जो लेटर के बीच आता है वही चीज होनी चाहिए। मैंने कई बार ये सवाल बताया है, पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं इसको बनाने का तरीका बताता हूं। आप कुछ मत करिए, अल्फाबेट पढ़िए। ए से जेड आपको अल्फाबेट आता है, ई के बाद अल्फाबेट क्या पढ़ेंगे? तो ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम नहीं मिला। एक्स के बाद अल्फाबेट पढ़िए तो एक्स, वाई, जेड नहीं मिला। टी के बाद पढ़े तो टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड नहीं मिला। आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू नहीं। ओ, पी, क्यू, आर एक मिला। यानी कि अल्फाबेट पढ़ते तो ओ, पी, क्यू, आर और ओ और आर के बीच 2 लेटर होते, और यहां भी ओ और आर के बीच 2 लेटर है, तो ओ और आर एक पेयर है। वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई नहीं, ई, एफ, जी नहीं, आर नहीं। टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड नहीं मिला। आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स नहीं। ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के नहीं। वी, यू, डब्ल्यू नहीं मिलेगा। ओ, पी, क्यू, आर नहीं। आर, एस, टी नहीं, टी नहीं। तो कितने हैं? एक। कौन सा? अगर ये पूछ दिया तो क्यू और ओ और आर। बच्चों वाला सवाल था, जिन्होंने कर रखा है बहुत जल्दी बना देंगे, मुझे लगता है इसमें कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, और आज की सीरीज का सबसे लास्ट सवाल है, तो जल्दी से बनाइए। हाँ, ये आरआरबी टाइप का एक पेटेंट सा सवाल है। इसने कहा इफ इट इज पॉसिबल टू मेक ओनली 1 मीनिंगफुल लेटर, 4 लेटर की का होना चाहिए इंग्लिश वर्ड,
विथ फर्स्ट, फिफ्थ, सिक्स एंड नाइन्थ। इसमें फर्स्ट लेटर है आपके पास सी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो फिफ्थ है आपके पास ए, सिक्स है आपके पास आर, और 7, 8, 9। ये फर्स्ट लेटर है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है और ये 9वां लेटर है। इनसे मिलकर अगर कोई एक मीनिंगफुल वर्ड बनता हो तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द वर्ड। अगर एक वर्ड यहां देखे तो अपने आप में केयर लिख गया है, तो थर्ड फ्रॉम लेफ्ट एंड के नाम पर ए आंसर दे सकते थे। ए ऑप्शन में नहीं है, तो थर्ड लेफ्ट एंड से, तो लेफ्ट एंड से आर, एक आर है। लेकिन रुकिए, आगे भी कहा गया अगर ऐसा कोई नो सच वर्ड, अगर कोई ऐसा वर्ड ही नहीं बनता हो तो ओ आंसर देंगे। एंड अगर एक से ज्यादा बनता हो तो क्या आंसर देंगे? एल। तो केयर, एक वर्ड तो आपके पास केयर है और केयर रेश, दो तो मेरे पास अभी दिमाग में तुरंत आया। पहले तो केयर ही आ रहा था, बट अगर रुकेंगे तो रेस, इन्हीं वर्ड को अरेंज कर दें तो एक वर्ड बन रहा होगा रेश। दो तो मेरे माइंड में आ गया, तो मैं तो आंसर तुरंत लगा दूंगा कि भाई दो से एक से ज्यादा पॉसिबल है। अगर आप बात करें तो एकड़, ACRE, एकड़ अगर मायने दिया जाए तो जिससे आप जमीन नापते हैं, कहते हैं ना इतने एकड़ की जमीन है, तो वही बात है, एकड़ भी एक वर्ड हो सकता है। आई डोंट थिंक सो कि होना चाहिए अंग्रेजी के वर्ड में। तो केयर और रेस तो है ही, एकड़ भी एक मेरे माइंड में आ रहा है, बट दो अगर आ गया तो भी आपके लिए, अगर एक से ज्यादा है तो आंसर क्या देना है? एल। तो हमने एल आंसर दे दिया। तो आई होप सो इस पेपर में आपने बहुत एंजॉय किया होगा, क्योंकि ये पेपर एज कंपेयर टू बहुत इजी है। बट मैंने कहा ना कि जब हम लर्निंग के फेज में होते हैं तो इजी भी हमारे लिए जरूरत है, क्योंकि जब हम एग्जाम में जाएंगे, वो कहते हैं कहावत थी कबीरदास की, जहां काम आवे सुई कहां करे तलवारी, ऐसा था ना, देखन में बड़े लगे छोटन, ऐसा कुछ था, पूरी तरह मुझे याद नहीं है। बट मैं ये बात कह सकता हूं, तो मैं ये बात कह सकता हूं कि जहां आपको एग्जाम की बात करनी, तो एग्जाम में जैसा आता है आपको तैयारी उसकी रखनी पड़ेगी। आप कई बार IBPS प्री मेंस की तैयारी करते करते छोटे सवालों पे भी टाइम लगाने लगते हैं। तो दैट्स वाई प्रीवियस पेपर की वो जो तैयारी है कि छोटा सवाल माइंड सेट होना चाहिए कि स्पीड करना है, बहुत सोचना नहीं है। मेंस का सवाल अलग अप्रोच के साथ, और ये अप्रोच समझ में आएगी जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को कंटिन्यू जारी रखेंगे। तो आई होप सो ये प्यार आपका बना रहेगा। आज वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप सो आपने इसको एंजॉय किया होगा। वीडियो आपको कैसी लगी? आप वीडियो को लेकर कोई सजेशन देना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर लिख सकते हैं। तो आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में। ये सीरीज जारी रहेगी जब तक आपका प्यार बना रहेगा। तो आपका प्यार मतलब लाइक और शेयर करते रहिए। मैं चाहूंगा कि ये सीरीज कंटिन्यू रखूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली सीरीज में। बाय बाय।